नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आयोग संबंधित हमारी सीरीज चल रही थी जिसमें हमने राष्ट्रीय एवं राज्य महिला आयोग के बारे में पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के बारे में। पिछली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो जीके आंसू सर जो यूट्यूब चैनल है उस पे आपको पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। तो ये जो आयोग है उसका प्रकार पढ़ लेते किस तरीके का आयोग है। ये संवैधानिक आयोग है या फिर तो हम बोल सकते हैं कि इसका संवैधानिक आयोग है। तो ये जो है वो एक विधि बनाकर बनाया गया था और विधि कौन सी, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? 5 मार्च 2007 को, यानी अधिनियम बनाकर इसका गठन किया गया। तो ये कैसा आयोग हो गया? एक संवैधानिक आयोग हो गया, यानी कि गैर संवैधानिक, संवैधानिक नहीं है, ये एक गैर संवैधानिक आयोग है, संवैधानिक आयोग है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस तरीके का आयोग है तो ये एक संवैधानिक आयोग है या फिर गैर संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक आयोग ये नहीं है, यानी इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं मिलता है। अब बात कर लेते हैं इसका गठन क्यों किया गया। तो ये इसका गठन किया गया जिस उद्देश्य से, वो ये कि जो बच्चों संबंधित विधि बनाई गई या फिर नीतियां बनाई गई या फिर जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उनका प्रॉपर तरीके से वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्या वो बच्चों के अधिकारों का हनन न होने देने के लिए, कि बच्चों के अधिकार को हनन तो नहीं हो रहा है, उन सब की जांच करने के लिए इस आयोग को बनाया गया है। तो और ये है कितनी एज के बच्चों के लिए? तो 0 से 18 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए ये आयोग बनाया गया है। इसका जो मंत्रालय है वो कहाँ पर है? इसका जो मंत्रालय है वो है नई दिल्ली में। इसका नोडल मंत्रालय क्या है? तो महिला एवं बाल विकास जो मंत्रालय है, जो हमने राष्ट्रीय और राज्य महिला आयोग में पढ़ा है, राष्ट्रीय में राष्ट्रीय वाला, राज्य में राज्य वाला, तो वो जो है इसका नोडल मंत्रालय है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। ये जो आयोग है वो एक बहुसदस्यीय संरचना है, यानी इसमें एक तो अध्यक्ष होता है, 6 सदस्य होते हैं और एक इसका सचिव होता है। 6 सदस्य में एक मस्ट कंडीशन होती है कि उसमें 2 महिला सदस्य होनी आवश्यक है। और जो बच गए 4, वो जरूरी नहीं कि वो पुरुष होंगे, वो भी महिलाएं हो सकती है, लेकिन 2 इसमें महिला होना इसमें मुख्य रूप से आवश्यक है। तो हम एक एक करके अब बात कर लेते हैं कि क्या प्रकार, क्या है इसका? संवैधानिक आयोग। तो प्रकार कौन सा है? संवैधानिक आयोग है ये। कौन सा आयोग है? संवैधानिक आयोग। संवैधानिक आयोग। अब बात कर लेते कब इसका गठन हुआ। इसका गठन हुआ था बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005। अधिनियम कब का है? 2005 का है। और गठन कब किया गया? 5 मार्च 2007 को। अधिनियम कब का है? 2005 के तहत 5 मार्च 2007 को गठन किया गया। 2007 को गठन किया गया। गठन किया गया। आगे बात कर लेते हैं हम उद्देश्य की। तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है कि ये सुनिश्चित करता है कि जो जितनी भी विधियां बनाई गई है, क्या है इसका उद्देश्य? यह सुनिश्चित करता है, यह सुनिश्चित करना कि समस्त विधियां, नीतियां नीतियां और क्या? कार्यक्रम। क्या क्या है? समस्त विधियां, नीतियां और जितने भी कार्यक्रम हैं, कार्यक्रम बाल अधिकार, कार्यक्रम बाल अधिकार, बाल अधिकारों को का संरक्षण करते हैं।
क्या सुनिश्चित करेगा ये कि जितनी भी विधियां, नीतियां, कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो बाल अधिकारों को संरक्षित करते हो। आगे बात कर लेते हैं आयु वर्ग, यानी कितने आयु वर्ग के लिए, वो अपन ने बात कर ली कितने के लिए, 0 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के लिए, 18 वर्ष आयु वर्ग वाले बच्चों के लिए। मुख्यालय क्या है, मुख्यालय राष्ट्रीय स्तर का है तो कहाँ पे है, नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में। आगे बात कर लेते हैं, अगला कौन सा पॉइंट है हमारा, नोडल मंत्रालय। नोडल मंत्रालय कौन सा है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, जिसकी मंत्री कौन है, श्रीमती जो स्मृति ईरानी है वो उसकी मंत्री है। इसकी मंत्री कौन है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एवं बाल विकास इसकी मंत्री कौन है, ईरानी। स्मृति ईरानी इसकी मंत्री है। आगे हम बात कर लेते हैं संरचना। संरचना कैसी है, बहुसदस्यीय, यानी कि एक से अधिक सदस्य है। तो कितने हैं टोटल इसमें, इसमें व्यक्ति कितने शामिल है, 7। सात इसमें जो सदस्य आयोग है और एक इसका सचिव होगा, एक अध्यक्ष होगा, 6 सदस्य होंगे और उसमें 6 सदस्यों में से 2 महिला होना अनिवार्य है। कौन कौन, एक अध्यक्ष, 6 सदस्य और एक सचिव। ठीक है, क्या क्या है, एक बहुसदस्यीय निकाय, बहुसदस्यीय निकाय, कौन कौन है, एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य और एक सचिव, और 6 सदस्य में से 2 महिला होना अनिवार्य है, 2 महिला होना अनिवार्य है। तो महिला होना अनिवार्य है, ये इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है कि 6 सदस्यों में से 2 महिलाएं होना अनिवार्य है। अब बात कर लेते हैं अध्यक्ष एवं सदस्य पद के लिए योग्यता। अध्यक्ष के लिए क्या योग्यता है कि एक ऐसा कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति है जिसने बच्चों के कल्याण के लिए, बच्चों के हित के लिए कोई विशेष कार्य किया है, तो उसे अध्यक्ष बना दिया जाएगा। कुछ विशेष कार्य करने वाले व्यक्ति को, बच्चों संबंधित कोई विशेष कार्य करता है तो उसे क्या बनाया जाएगा, अध्यक्ष बनाया जाएगा। क्या है, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, कोई, आपको ये जो है डायरेक्ट हो सकता है ना पूछी जाए, पर आपको ये चीजें ध्यान होनी चाहिए, बाई चांस से क्वेश्चन आ जाए। क्या है, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसने बच्चों संबंधित कोई असाधारण काम किया है, बच्चों के कल्याण हेतु, आजकल क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा है तो हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए, तो कोई विशेष कार्य किया हो, कार्य किया हो, विशेष कार्य किया हो। अब बात कर लेते हैं सदस्य के लिए। तो सदस्य क्या क्या हो सकते हैं, शिक्षा, बाल स्वास्थ्य, बाल श्रम, बच्चों में तनाव उन्मूलन, यानी बच्चों में तनाव को दूर करने के लिए, या फिर मनोविज्ञान, या फिर सामाजिक विज्ञान, या बच्चों संबंधित जो कानून है उनका उसे ज्ञान हो। क्या ऑल ओवर कहने का मतलब यही है कि उसे बच्चों के बारे में जानकारी हो, उनकी मेंटल हेल्थ कैसे इंप्रूव होगी, उनकी फिजिकल हेल्थ कैसे इंप्रूव होगी, उन्हें सामाजिक तौर पर कैसे स्ट्रांग बनाया जाएगा, उन्हें आर्थिक तौर पर कैसे मजबूत बनाया जाएगा, उन्हें आने वाले भविष्य के लिए कैसे तैयार किया जाएगा, इन सब की जानकारी और बच्चों संबंधित जितने भी कानून बनाए गए उन सब की जानकारी अगर किसी सदस्य को होती है, किसी व्यक्ति को होती है, तो उसे सदस्य नियुक्त किए जाने के योग्य माना जाएगा और उसे सदस्य नियुक्त किया जा सकता है। अब आगे हम बात कर लेते हैं नियुक्ति होती कौन है, होती कैसे है, करता कौन है। तो अध्यक्ष, इसके जो अध्यक्ष की नियुक्ति है वो कौन करती है, केंद्र सरकार एक 3 सदस्यीय कमेटी बनाती है, उस कमेटी की सिफारिश पर क्या करती है, वो इनकी नियुक्ति करती है, और जो सदस्य होते हैं उनकी सीधे
केंद्र सरकार द्वारा नियुक्ति कर दी जाती है, यानी उसके लिए कोई कमेटी नहीं बनाई जाती। तो अब बात कर रहे थे अध्यक्ष के लिए कौन सी कमेटी बनाई जाती है। उसके लिए बनाई जाती है, उसमें 3 व्यक्ति होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, 2 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष होता है वो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का जो प्रभारी मंत्री होता है, वो उसका अध्यक्ष होता है। और उसके सदस्य कौन होते हैं? इसके सदस्य जो है केंद्र द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, यानी केंद्र सरकार बताती है कि ये 2 व्यक्ति इस कमेटी के सदस्य होंगे, वो उस कमेटी के सदस्य होते हैं। अध्यक्ष आपने बात करी ली कौन होती है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के जो प्रभारी मंत्री होते हैं, वो उसके अध्यक्ष होते हैं। तो हम लिख लेते हैं, नियुक्ति अध्यक्ष की कौन करता है? अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र द्वारा 3 सदस्य कमेटी सिफारिश पर सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है। इस 3 सदस्य कमेटी में कौन होता है? एक अध्यक्ष, एक 2 सदस्य। अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होता है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का एवं बाल विकास एवं बाल विकास मंत्रालय का प्रभारी मंत्री। मंत्रालय का प्रभारी मंत्री क्या होता है? इसका अध्यक्ष होता है। सदस्य सीधे केंद्र सरकार द्वारा। केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त। और ये सारे मिलके क्या करेंगे? तीनों मिलके अध्यक्ष की नियुक्ति करेंगे। उसके जो सदस्य होते हैं, सदस्य की नियुक्ति सीधे केंद्र सरकार कर देती है। केंद्र सरकार सीधे केंद्र सरकार की नियुक्ति कर देती है। आगे बात कर लेते हैं हम कार्यकाल की। कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष अध्यक्ष के लिए, जो भी पहले होगा, चाहे तो 3 वर्ष पहले हो जाए, या फिर जैसे कोई व्यक्ति इसकी 64 वर्ष की उम्र में वो अध्यक्ष बनाए, तो वो 65 वर्ष का होते ही उसके लिए 3 वर्ष का वेट नहीं किया जाएगा कि उसकी 3 साल का कार्यकाल पूरा होगा तभी वो रिटायर होगा। वो जब 65 साल का हो जाएगा तो उसकी रिटायरमेंट हो जाएगी। कहने का मतलब क्या है कि 3 वर्ष पहले हो या फिर 65 वर्ष की आयु वो पहले प्राप्त करता है, दोनों में से जो भी चीज पहले होती है वही उसका उतना उसका कार्यकाल होता है। सदस्यों के लिए क्या है? 3 वर्ष और 60 वर्ष में से जो भी पहले हो वो उसके कार्यकाल होगा। तो लिख लेते हैं अध्यक्ष के लिए 3 वर्ष 65 पहले हो, और सदस्य के लिए 3 वर्ष या फिर 60 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। पहले हो। इतना समझ में आ गया? अध्यक्ष के लिए 3 65, सदस्य के लिए 3 60। आगे है, लेकिन एक इसमें नोट लगा के लिख लीजिए, ये पुनर्नियुक्ति की जा सकती है। पुनः इनकी नियुक्ति की जा सकती है, लेकिन पुनः नियुक्ति 2 बार से ज्यादा नहीं की जा सकती। 2 बार उसके 2 पदावधि वो ले सकता है, 2 कार्यकाल उसके हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। 6 साल तक कोई भी व्यक्ति इस आयोग में काम कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। पुनः नियुक्ति की जा सकती है। अधिकतम 2 पदावधियों तक। अधिकतम 2 पदावधियों तक। समझ में आ गया?
पुनर्नियुक्ति हो सकती है, लेकिन जैसे एक बार बना फिर दूसरी बार बन गया, 2 कार्यकाल अगर उसने पूरे कर लिए हैं तो उससे ज्यादा वो उसके अंदर सदस्य या फिर अध्यक्ष नहीं रह सकता है। आगे हम बात कर लेते हैं, इसकी नियुक्ति किसने की? केंद्र सरकार ने। तो त्यागपत्र भी किसको देगा? केंद्र सरकार को। त्यागपत्र किसको देगा? केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार को त्यागपत्र देगा ये तो ठीक है, लेकिन पद रिक्त पर 90 दिन के अंदर अंदर नई नियुक्ति कर ली जाती है। और नई नियुक्ति ये नहीं कि उसका कार्यकाल जब से उसकी नियुक्ति तब से उसका कार्यकाल गिना जाएगा, ऐसा नहीं है। जितना भी टाइम पीरियड पीछे वाले अध्यक्ष का बचा हुआ है, यानी जो शेष कार्यकाल है, उसके लिए ही नए अध्यक्ष की नियुक्ति की जाएगी। क्या है? पद रिक्त के 90 दिन के अंदर अंदर नई नियुक्ति की जाती है। और कितने दिन के लिए की जाती है? शेष कार्यकाल के लिए की जाती है। क्या है? 90 दिन के अंदर त्यागपत्र के 90 दिन के नई नियुक्ति कर ली जाती है, यानी पद को 90 दिन से ज्यादा खाली नहीं रखा जाता है। नियुक्ति कर ली जाती है शेष कार्यकाल के लिए। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, शेष कार्यकाल के लिए। शेष कार्यकाल के लिए यानी 90 दिन के अंदर नियुक्ति कर ली जाएगी और शेष कार्यकाल के लिए की जाएगी। अब बात कर लेते हैं, नियुक्ति किसने की? केंद्र सरकार ने। त्यागपत्र किसको दिया? केंद्र सरकार को। तो हटाएगा भी कौन? केंद्र सरकार। अब उसके आधार देख लेते हैं क्या क्या है। हटाएगा कौन? केंद्र सरकार। आधार क्या क्या हो सकते हैं? वो दिवालिया हो गया हो, कार्य करने में असमर्थ हो, साबित कदाचार हो, विकृत चित्त हो, या फिर नैतिक अधमता हो। और एक जो अपन ने पीछे वाली दोनों में भी पढ़ा था कि पीछे वाले जो 2 आयोग पढ़े थे, राष्ट्रीय राज्य महिला आयोग, उनमें में क्या पढ़ा था कि लगातार 3 मीटिंग में वो बिना कारण बताए, बिना एप्लीकेशन दिए, बिना परमिशन लिए वो अगर अनुपस्थित रहता है तो भी उसे बर्खास्त किया जा सकता है, उसे पद से हटाया जा सकता है। तो एक एक करके लिख लेते हैं क्या क्या है कारण। असमर्थता, साबित कदाचार, दिवालिया, नैतिक अधमताग्रस्त, ग्रस्त, या तो फिर लगातार 3 बैठकों में, लगातार 3 बैठकें, ये याद रखिएगा। आपसे इसमें कंफ्यूज करने के लिए बोला जा सकता है 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर, ऐसा नहीं है, लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर। ठीक है, लगातार 3 बैठकों में, लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर, अनुपस्थित रहने पर। इतना समझ में आ गया? आगे हमारे पास वेतन भत्ते। तो वेतन भत्ते किसके द्वारा दिए जाते हैं? वेतन भत्ते केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। और इसमें एक पॉइंट है कि जो पद पर रहते हैं उसमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जाएंगे, यानी उनको कम नहीं किया जाता। जैसे उनके अपॉइंटमेंट के टाइम पे सैलरी डिसाइड हुई थी 60,000 रुपए, तो ये नहीं है कि आप उसका उसी कार्यकाल में आप उसकी सैलरी 50,000 रुपए कर दोगे, ऐसा नहीं कर सकते। यानी अलाभकारी परिवर्तन उसमें नहीं किए जा सकते। किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं वेतन भत्ते? वेतन भत्ता निर्धारित करती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार। ब्रैकेट में लिख लीजिए, अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते। अलाभकारी परिवर्तन नहीं किए जा सकते। किए जा सकते, बढ़ा सकते हो लेकिन कम नहीं कर सकते। यानी अगर मैं बस 60 सैलरी डिसाइड की तो 70,000 कर सकते हो, लेकिन 60 से 50 पे नहीं आ सकते।
अगले हमारे पास प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट किसे देगा। तो रिपोर्ट जो है वो किसको देगा, उसको नियुक्त कौन कर रहा है, केंद्र सरकार करे, तो रिपोर्ट भी किसको देगा, केंद्र सरकार को ही अपनी रिपोर्ट देगा, केंद्र सरकार। हो सकता है कोई मामला राज्य से संबंधित हो तो उस स्थिति में ये राज्य को भी दे सकता है, तो आप लिख लीजिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार, और या सरकार को। मान लीजिए कोई मामला केंद्र से संबंधित नहीं है, राज्य संबंधित है, विशेष किसी राज्य का ही, तो वो राज्य संबंधित भी दे सकता है। शक्तियां, जो सिविल कोर्ट होता है, सिविल न्यायालय होता है, उसी के सम्मान से शक्तियां प्राप्त होती है, यानी दीवानी न्यायालय की, दीवानी न्यायालय की शक्तियां से प्राप्त होती है। आगे हम बात कर लेते हैं कार्य क्या करेगा, ये आयोग जो है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो कार्य क्या करेगा। तो ये कार्य करेगा जो बाल अधिकार संरक्षण संबंधित जो कानून बनाए गए हैं उनकी समीक्षा करेगा, क्या वो बेहतर तरीके से कार्य कर रहे हैं। अगला है कि ये जो बाल अधिकार संबंधित जो कानून है उनको बेहतर तरीके से क्रियान्वित करवाने के लिए सरकार से सिफारिश करेगा कि इनमें क्या और बेहतर हो सकता है। उससे संबंधित अनुसंधान करेगा, अनुसंधान मीन्स रिसर्च करेगा कि ये अधिकार और बच्चों के लिए और कैसे बेहतर बनाए जा सकते हैं। इसके लिए लोगों में जागरूकता फैलाएगा कि आप इसका फायदा कैसे ले सकते हैं, आपको कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं। और जो बाल संरक्षण गृह है वहां पर बच्चों को क्या बेहतर तरीके से रखा जा रहा है उसकी समीक्षा भी कौन करेगा, जो बाल संरक्षण आयोग है वही इसकी समीक्षा करेगा। क्या क्या है, जागरूकता फैलाने का, जो ऑलरेडी जो उसके अधिकार मिले हुए हैं बच्चों को वो बेहतर तरीके से उनका क्रियान्वयन करने का, उसकी क्रियान्वयन करवाने का, पहले समीक्षा करेगा फिर उनका क्रियान्वयन करवाएगा। उसके बाद अगर वो और बेहतर हो सकती हैं चीजें तो क्या करेगा, वो अनुसंधान करेगा। और लास्ट में क्या है, उन बाल संरक्षण गृहों का दौरा करेगा, क्या वहां पर बच्चों को बेहतर सुविधाएं, बेहतर माहौल मिल रहा है या नहीं, उनका शोषण तो वहां पर नहीं किया जा रहा है, इन सब के बारे में जानकारी भी कौन प्राप्त करेगा, जो बाल संरक्षण आयोग है वही करेगा। तो एक एक करके हम लिख लेते हैं, क्या है बाल अधिकार। आगे हम बात कर रहे थे कार्य, कार्य क्या क्या है इसके, कि बाल अधिकार संरक्षण संबंधित कानूनों की समीक्षा करना। एक एक करके अपने पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे। बाल अधिकार, अधिकारों संबंधित संबंधित कानूनों की समीक्षा करना, कानूनों की समीक्षा करना। समीक्षा हो गई, समीक्षा के बाद उसके बेहतर क्रियान्वयन के लिए बोलेगा, तो ये क्या बोलेगा, बाल अधिकार संबंधित कानूनों के लिए, बाल अधिकार कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन, क्रियान्वयन के लिए सिफारिश, सिफारिश करेगा। आगे है हमारे पास बाल अधिकार, बाल अधिकार, बाल अधिकार के क्षेत्र में अनुसंधान करना, अनुसंधान करना यानी और क्या बेहतर हो सकता है, जो चल रहा है उसको देखना, जो चल रहा है उसे बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करना, और नया क्या हो सकता है उसके लिए अनुसंधान करना। ठीक है, फोर्थ है हमारे पास जागरूकता, जागरूकता फैलाना, और फिफ्थ है हमारे पास बाल संरक्षण संबंधित, बाल संरक्षण ग्रहों का दौरा करना, ग्रहों का दौरा करना। समझ में आ गया।
जो अधिकार हैं उनकी समीक्षा करना, उनके बेहतर क्रियान्वयन के लिए सिफारिश करना, उसमें अनुसंधान करना, क्या नया क्या हो सकता है, बाल विकास संरक्षण गिरोह का जो दौरा है वो करना और जागरूकता फैलाना। अब बात कर लेते हैं आगे हम तथ्य की। इसके महत्वपूर्ण तथ्य, इन फैक्ट्स में से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बाल अधिकार जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 20 नवंबर को। अंतरराष्ट्रीय जो दिवस है वो पहली बार कब मनाया गया? वो मनाया गया 1954 में, यानी 20 नवंबर 1954 को। तो एक एक करके हम लिख लेते हैं कब मनाया जाता है। 20 नवंबर को, 20 नवंबर 1954 को पहली बार मनाया गया। 1954 को इसे पहली बार मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बाल अधिकार अधिनियम को कब अपनाया? तो वो कब अपनाया गया था? वो अपनाया गया था 1990 में। भारत ने हस्ताक्षर किए थे 1992 में, और उसमें टोटल शामिल कितने हैं? उसमें 196 देश इसमें शामिल है। तो इसे अपनाया कब गया? इसे अपनाया गया 1990 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। और भारत ने हस्ताक्षर कब किए? भारत द्वारा हस्ताक्षर वो कब किए गए? 1992 को। समझ में आ गया? ये तीनों फैक्ट्स आपको याद करने हैं। बाल अधिकार दिवस कब आता है? 20 नवंबर को आता है। पहली बार कब मनाया गया? 1954 में मनाया गया। और इसके अलावा जो बाल अधिकार अभी समय को अपनाया गया संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, वो कब मनाया गया? वो 1990 में अपनाया गया। और भारत ने हस्ताक्षर कब किए थे? 1992 में हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा 2 पॉइंट्स और है कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थी? इसके प्रथम जो अध्यक्ष थी वो थी शांता सिन्हा, और वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो है प्रियंक कानूनगो। प्रियंका कानूनगो नहीं है, प्रियंक कानूनगो है, यानी ये एक पुरुष है, ये आप याद रखिएगा। कौन है? प्रियंक कानूनगो। ये आपके करंट से संबंधित है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन है? शांता सिन्हा। और वर्तमान में प्रियंक कानूनगो। वर्तमान कौन है? प्रियंक कानूनगो। बार बार बोल रही हूँ, प्रियंक कानूनगो है, प्रियंका कानूनगो नहीं है, प्रियंक कानूनगो। ठीक है, समझ में आ गया? फर्स्ट कौन है? शांता सिन्हा। 3 वर्ष का कार्यकाल है, 2007 में पहली बार हुआ था। तो अगर कार्यकाल अगर आप इसका लिखना चाहें तो 2007 से 10 तक। ठीक है, 2007 से 10 तक, यानी 3 साल का। और वर्तमान में कौन है? प्रियंक कानूनगो है। तो जो बच्चों संबंधित राष्ट्रीय बाल संरक्षण जो आयोग है वो हमारा यही समाप्त होता है। राज्य स्तर का जो आयोग है वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।